हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही खूबसूरत पोएम टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। और ये पोएम आई थी 1934 में। ये पोएम कब आई? ये पोएम आई 1934 में। और इस पोएम में 9 स्टैंजाज हैं। ईच स्टैंजा कंटेन्स 8 लाइन्स, यानी 9 स्टैंजा और प्रत्येक स्टैंजा में कितनी लाइन है? 8 लाइन है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट, एक दिन होता क्या है, कभी अपने घर के पास में लकड़ियों को काट रहा होता है। वैसे कवि का काम क्या होता है? पोइट्री लिखना। लेकिन कवि लकड़ियों को काट रहा होता है, तभी अचानक उसके पीछे जंगलों से 2 अजनबी आते हैं। ठीक इसी के ऊपर ये पोएम है। तो पोएम का टाइटल ही आप देख लीजिए, टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। ट्रैम्प्स का मतलब होता है अजनबी, यानी 2 अजनबी। और मड टाइम का मतलब होता है एक ऐसा मौसम जब ना तो बहुत अधिक गर्मी पड़ रही हो और ना बहुत अधिक सर्दी पड़ रही हो, मतलब बीच का। तो बीच का मौसम कौन सा होता है? यू नो वेल दैट इट इज स्प्रिंग सीजन। So it was the season of spring when Robert Frost was cutting the woods. तो होता क्या है, आइए पढ़ते हैं। आउट ऑफ द मड टू स्ट्रेंजर केम। पहली लाइन का अर्थ, आउट ऑफ द मड टू स्ट्रेंजर्स केम, मतलब होता क्या है कि बसंत का मौसम है, जब न तो बहुत अधिक गर्मी और न बहुत अधिक ठंडी पड़ रही थी। और ऐसे में होता क्या है, 2 अजनबी आते हैं। कहाँ? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पास। एंड कॉड मी, और वो देखते हैं मी, मुझको, स्प्लिटिंग, काटते हुए, वुड्स, लकड़ियों को, इन द यार्ड, अहाते में। और वो लोग क्या देखते हैं कि मैं अहाते में बैठा हुआ लकड़ियों को काट रहा था। वन ऑफ देम, अब 2 लोग हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक, पुड मी ऑफ माई एम, उसने मुझे लक्ष्य से भटकाने का प्रयास किया। एक ने क्या किया? लक्ष्य से भटकाने का प्रयास किया। पोइट का लक्ष्य क्या है? लकड़ियों को काटना, बराबर हिस्सों में काटना। लेकिन एक ने क्या किया? मुझे मेरे लक्ष्य से भटकाने के लिए हेलिंग चीयरली, जोर से बोला। और क्या बोला? हिट देम हार्ड। उसने कहा, अरे हे, लकड़ियों को जोर जोर से प्रहार करो, लकड़ियों पर तेज प्रहार करो। इफ यू डोंट हिट हार्ड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। उसने जोर से मेरी ओर ये चिल्लाते हुए कहा। आई न्यू, मुझे मालूम था, प्रेटी वेल, अच्छी तरह, मुझे अच्छी तरह मालूम था। वाई ही हैड ड्रॉप्ड बिहाइंड, आखिर वो पीछे से क्यों आया है। मुझे मालूम था कि वो पीछे से क्यों आया है। और क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये लकड़हारे हैं और ये ऐसा सोचते हैं कि लकड़ी काटने का काम इनका है, लकड़ियों को काटने का अधिकार सिर्फ इनका है। इसलिए शायद वो मुझे मेरे लक्ष्य से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। एंड लेट द अदर गो ऑन अवे, और जो दूसरा था वो आगे बढ़ता चला गया। एक मेरे पास रुक गया और जो दूसरा था वो आगे बढ़ गया। आई न्यू, मुझे मालूम था, प्रेटी वेल, अच्छी तरह से, व्हाट ही हैड इन माइंड, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को मालूम है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नेचुरल पोइट थे, अमेरिका के बहुत ही शानदार कवि। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम था, और क्या मालूम था? कि
वो जो दोनों लकड़हारे थे, इनमें से एक तो आगे बढ़ गया, एक दूसरा रुका हुआ है और उसके दिमाग में चल रहा है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये कभी ये काम छोड़ करके मुझे दे देगा और उससे मैं शायद कुछ अर्निंग कर लूँगा। ही वॉन्टेड टू टेक माई जॉब फॉर पे, और सही बात तो ये है कि वो लकड़हारा वॉन्टेड चाहता था टू टेक लेना माई जॉब मेरा काम कौन सा था, उस समय में लकड़ी काट रहा था। तो कवि कहता है कि वो चाहता था कि वो मेरी लकड़ी का काम ले ले और वो लकड़ी काटे फार पे, और उसके बदले में कम से कम उसे कुछ भुगतान हो सके, उसे कुछ मनी प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स आगे देखिए, गुड ब्लॉक्स ऑफ ओक, पेड़ का एक थे, ओक के पेड़ थे, ये लंबे पेड़ होते हैं। तो कवि कहता है ओक के गुड ब्लॉक्स आई स्प्लिट, ओक के अच्छे अच्छे टुकड़े मैं काट रहा था। एज लार्ज अराउंड एज द चॉपिंग ब्लॉक, और एज लार्ज एज द चॉपिंग ब्लॉक, और मैं उनको बराबर टुकड़ों में काट रहा था। एंड एवरी पीस आई, चॉपिंग का मतलब भी काटना ही होता है। एज लार्ज अराउंड एज द चॉपिंग ब्लॉक्स, मतलब जैसे कि होता नहीं है कि बराबर हिस्सों में काट रहा था, और एवरी पीस आई स्क्वायरली हिट, और प्रत्येक टुकड़ों को मैं बराबर हिस्सों में उस पर प्रहार कर रहा था। और वो जो लकड़ी के टुकड़े थे फेल, गिरते थे, स्प्लिंटरलेस एज ए फ्लोरन रॉक्स, जिस प्रकार से चट्टान टूट करके गिरते हैं उस प्रकार से वो लकड़ी के टुकड़े गिर रहे थे। द ब्लो, और जो प्रहार में कर रहा था काहेगा, कुल्हाड़ियों का, दैट लाइफ सेल्फ कंट्रोल, पूरी तरह से आत्मनियंत्रण होकर के, यानी मेरे प्रहारों में एक नियंत्रण दिख रहा था और बड़े नियंत्रण के साथ मैं उन लकड़ियों पर प्रहार कर रहा था, और जिससे कि वो लकड़ियां बराबर हिस्सों में कट रही थी। स्पेयर टू स्ट्राइक फॉर कॉमन गुड, और स्पेयर टू स्ट्राइक फॉर कॉमन गुड, और मैं वो प्रहार किस लिए कर रहा था, आम लोगों की भलाई के लिए, आम लोगों की भलाई के लिए लकड़ियों को काटूंगा। और जब काम कोई एक व्यक्ति करता है लेकिन लाभ तो बहुत सारे लोग उठाते हैं, ये आप लोगों को मालूम है। तो कवि कहता है आम लोगों की भलाई के लिए मैं उन लकड़ियों के टुकड़ों पर, लकड़ियों के तनावों पर मैं प्रहार कर रहा था और बराबर हिस्सों में लकड़ियों को काटने का काम कर रहा था। दैट डे, और उस दिन, गिविंग अ लूज माई सॉल मेरी आत्मा, और आत्मा क्या होती है, एक कवि की आत्मा कहाँ निर्भर होती है, कविता में। यानी कवि कहता है कि उस दिन मैंने अपना जो काव्य लेखन का काम था वो काम मैंने छोड़ दिया, और स्पेंट ऑन, और मैंने अपने समय खर्च किया कहाँ, द अनइम्पॉर्टेंट वुड, उन अमहत्वपूर्ण लकड़ियों को काटने में, जिन लकड़ियों का एक कवि के लिए कोई बहुत बड़ा महत्व होता नहीं है, फिर भी मैंने अपना उस दिन का पूरा समय उस लकड़ियों को काटने में दिया, और उस दिन मैंने काव्य लिखने वाला कार्य मैंने छोड़ दिया। मतलब इंस्टीड ऑफ राइटिंग द पोइट्री, द poet spent his time in cutting the woods, which was not more useful for a poet. आइए देखते हैं आगे, कवि कहता है द सन वाज वार्म, और जहाँ तक सूरज का संबंध है तो सूर्य गर्म था, बट द वाइंड वाज चिल, लेकिन जो हवाएं थी वो ठंडी थी। यू नो, आपको मालूम है, हाउ इट इज विद एन अप्रैल डे, अमेरिका में अप्रैल के दिनों में मौसम कैसा होता है ये आपको अच्छी तरह मालूम है। और व्हेन द सन इज आउट, और जब सूर्य, द सन इज आउट, जब एक तरह से जो सूर्य है वो छिप जाता है, द वाइंड इज स्टिल, और हवाएं जब शांत होती हैं, जब सूर्य छिप जाता है और हवाएं शांत होती हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि यू आर 1 month ऑन इन द मिडिल ऑफ मे, ऐसा लगता है कि आप मई के महीने में हैं। जब सूर्य
क्या होता है, आउट होता है जब सूर्य बाहर मतलब खिला होता है और हवाएं शांत होती हैं। जब सूर्य खिला होगा और हवाएं जब शांत होंगी, तो जब हवा शांत होगी तो इसका मतलब कि गर्मी का मौसम होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मध्य मई के मौसम में हैं। बट इफ यू सो मच एज डेयर टू स्पीक, और अगर आपके अंदर अगर इतना बोलने की हिम्मत है तो क्या अ क्लाउड कम्स ओवर द सनलाइट आर्च। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि चमकते हुए सूर्य की किरणों के ऊपर भी बादलों का पैचेस आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं, और जब चमकते हुए सूर्य की किरणों के ऊपर बादल आ जाते हैं ना, फिर होता क्या है, वाइंड कम्स ऑफ अ फ्रोजन पीक, और जमी हुई पहाड़ियों के ऊपर से हवाएं बहती हैं, और जमी हुई जो पहाड़ियाँ यानी बर्फ की चट्टानों के ऊपर से जब हवाएं आएंगी तो कैसी हवाएं आएंगी, ठंडी हवाएं आएंगी, और उन ठंडी हवाओं के कारण पूरा वातावरण ठंडा हो जाता है, और तब आपको क्या लगेगा, यू आर 2 months बैक, आप 2 महीने पीछे आ गए हैं, इन द मिडिल ऑफ द मार्च, मध्य मार्च के महीने में आपको ऐसा लगेगा। यानी एक साथ आपको दो मौसम वहाँ पे, यानी जब सूर्य खिला रहेगा और हवाएं शांत होंगी तो इट विल बी टू हॉट एंड यू विल you seem that you are in the middle of the May, एंड जैसे ही चमकते हुए सूरज के ऊपर क्या होगा, चमकते हुए सूरज के ऊपर बादल आएंगे, और बादल के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, क्या होगा, बर्फीली चट्टानों के ऊपर से हवाएं बहेंगी, और जब बर्फीली चट्टानों के ऊपर से हवाएं बहेंगी तो क्या होगा, दैट विल बी टू कोल्ड टू चिल वेदर, एंड you will have to feel that you are in the month of March। आगे देखते हैं। A bluebird comes tenderly up to alight। एक नीला पक्षी कम्स आता है टेंडरली, बड़े कोमलता के साथ, अप टू एलाइट मतलब नीचे उतरना। एक नीला पक्षी बड़ी कोमलता के साथ नीचे उतरता है, एंड टर्न टू द वाइंड, और मुड़ता है टू द वाइंड हवाओं की ओर। एक नीला पक्षी कहाँ से उतरता है, ऊपर आसमान से उतरता है और हवाओं की ओर मुड़ता है, टू अनफर्म फैलाने के लिए, अपलम मतलब होता है पंख, अपने अनरफल अपलम अपने पंखों को फैलाने के लिए हवाओं की ओर मुड़ता है। हिज सॉन्ग सो पिच्ड, जहाँ तक उस पक्षी का प्रश्न है तो उस पक्षी की जो आवाज़ है बहुत तेज है, उस पक्षी की आवाज़ बहुत तेज है, एज नॉट टू एक्साइट, लेकिन उस पक्षी की आवाज़ उत्तेजित करने में असफल है, यानी उत्तेजित करने में असफल है, यानी खिलाने में असफल है। अ सिंगल फ्लावर, एक भी फूल। वो पक्षी तेज आवाज में गा तो रहा है, लेकिन उसकी आवाज से एक भी फूल खिल नहीं रहे हैं। एज येट टू ब्लम, एज येट टू ब्लम, और जिसे अभी खिलना है, इट इज स्नोइंग अ फ्लैग, और क्योंकि बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं, और जब बर्फ गिर रही है तो ऐसे में फूल कैसे खिलने वाले हैं। और ही हाफ न्यू, उसको थोड़ा बहुत ये पता भी है कि विंटर वाज ओनली प्लेइंग पोसम, उसको मालूम है कि ये सर्दी का जो मौसम है ना, प्लेइंग पोसम लुका छिपी का खेल खेल रहा है। एक तरह से ये सर्दी का मौसम मजाक उड़ा रहा है, और एक्सेप्ट इन कलर, यद्यपि जो रंग है, यद्यपि उसका रंग, इसका चिड़िया का रंग नीला है, लेकिन ही इज नॉट ब्लू, लेकिन सही मायने में वो नीला नहीं है। बट ही वुड नॉट एडवाइज, लेकिन वो सलाह भी नहीं देगा, अ थिंग टू ब्लॉसम, कि आगे वो इस चीज़ की भी सलाह नहीं देगा कि आगे किसी प्रकार का फूल खिलने वाला है। फ्रेंड्स, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। आइए नेक्स्ट लाइन्स को देखते हैं। द वाटर फॉर विच
द वाटर पानी, फॉर विच जिसके लिए, वी मे हैव टू लुक जिस पानी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, खोजना पड़ता है। जिस पानी को हमें खोजना पड़ता है, कब, इन समर टाइम, गर्मियों के महीने में, और विद वॉचिंग वैंड, जादुई छड़ी के साथ। गर्मियों के महीने में क्या होता है, हर जगह पे सूखा पड़ जाता है और ऐसे में पानी का अभाव हो जाता है। तो क्या होता है कि हमें गर्मियों के महीने में जादुई छड़ी के साथ एक तरह से हमें लगता है कि यहाँ पानी मिल जाएगा, यहाँ पानी मिल जाएगा। तो हम लोगों को पानी की तलाश करना पड़ता है। और इन एवरी व्हील रट नाउ अप्रूव, और हर प्रकार, व्हील रट का मतलब होता है कि जो मतलब कि वाहन होते हैं, वाहन जब चलते हैं तो ज़मीन में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि उनकी लकीरें बन जाती हैं। कच्ची मिट्टी पर अगर वाहन चलते हैं तो पहियों के निशान बन जाते हैं, और उन वो जो पहियों के निशान है ना, नाउ अप्रूव, वो एक तरह से हर पहियों के निशान में एक तरह से नदी बहने लगती है। कब, गर्मियों के मौसम में। क्यों? क्योंकि जब गर्मी पड़ती है तो बर्फ जो होता है फ्रेंड्स, वो पिघलता है, और बर्फ जब पिघलता है तो वहाँ पे पानी के रूप में वो भर जाता है। एंड इन एवरी प्रिंट ऑफ हूफ, और जानवरों के हर खुर के निशान, जानवर जब जाते हैं तो उनके पैरों के निशान से गड्ढा होता है, और उन गड्ढों में हर खुर के निशान में एक तालाब आपको दिखाई पड़ता है। हर खुर के निशान में आपको एक तालाब दिखाई पड़ता है। बी ग्लैड ऑफ वाटर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे पहियों के निशान की बात की गई है, जानवरों के खुर की बात की गई है, और इनमें पानी भर जाता है। और कब, गर्मियों के मौसम में जब बर्फ पिघलता है। बी ग्लैड ऑफ वाटर, और उस पानी को देख करके हम खुश भी हो जाते हैं। लेकिन कभी कहता है बट डोंट फॉरगेट, लेकिन मत भूलना द लर्किंग फ्रॉस्ट, छिपा हुआ जो बर्फ है ना, इन द अर्थ बीनीथ, लेकिन मत भूलना कि इसी धरती में बर्फ भी छिपा हुआ है, और दैट विथ स्टील फॉर्थ, जो चुरा लेगा आफ्टर द सन सेट, और जैसे ही सूर्य डूबेगा, जैसे ही गर्मी का मौसम खत्म होगा, और जैसे ही थोड़ा ठंडा वेदर होगा, वैसे ही वो पानी, जो पानी आपको पहियों के निशान पर और जानवरों के खुर से बने गड्ढों में जो पानी आपको दिख रहा है, वो पानी जम जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब बर्फ का पानी है। एंड सो ऑन द वाटर, और वो पानी दिखाएगा क्या, अपने चमकीले दांतों को फिर दिखाएगा। और आई होप ये पोएम आप लोगों को समझ में आ रही है। आगे देखते हैं। द टाइम वेन मोस्ट आई लव्ड माई टास्क। कवि कहता है कि आज ये वो समय है जब मेरा काम मुझे बहुत प्यारा है। कवि कहता है टुडे आई लाइक टू डू माई वर्क विच इज कटिंग द वुड, आई लाइक इट टू मच, द टू मस्ट मेक मी लव इट मोर। लेकिन ये दोनों व्यक्ति क्या किए हैं, मस्ट मेक मी, इन दोनों व्यक्तियों के कारण आज मुझे मेरे कार्य में और आनंद आ रहा है। इन दोनों व्यक्तियों के कारण मुझे मेरे काम में और आनंद आ रहा है। कवि कहता है कैसे, अगर वो सामान्य रूप से काम कर रहा होता कवि, तो शायद हो सकता है कि वो ऊब करके थक करके वहाँ से चला गया होता। लेकिन जब वो व्यक्ति आता है और अपना अधिकार प्रकट करने लगता है उस काम में, तो कवि को चुनौती स्वीकार करना पड़ता है, और उसको लगता है नहीं, अब मैं इस काम को और मन से करूँगा, और ये दिखाऊंगा कि यस आई कैन कट द वुड। और बाई कमिंग विद व्हाट दे कम टू आस्क, और वो आए थे जो उन्हें पूछना था, जो चाहते थे उसलिए वो आए थे। और किस लिए आए थे, दे केम टू आस्क फॉर द वर्क सो दैट दे कुड अर्न द मनी, ताकि वो पैसे कमा सकें, इसलिए वो वहाँ पे आए थे। और यू वुड थिंक, और आप सोचोगे, आई नेवर हैड फेल्ड बिफोर द वाइट ऑफ एन एग्स,
और आप तो ये सोच रहे होंगे कि मैंने कभी कुल्हाड़ी का वजन अपने हाथों में महसूस किया ही नहीं है। आप सोच रहे हैं और शायद वो दो अजनबी भी यही सोच रहे थे कि ये तो कवि है, ये तो पेन से केवल पोइट्री लिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। द ग्रिप ऑफ अर्थ एंड आउट स्प्रेड फीट। और वो क्या देख रहे थे? मेरे फैले हुए पैरों को देख रहे थे और मेरे कुल्हाड़ी की पकड़ को देख रहे थे। द लाइफ ऑफ मसल्स रॉकिंग शॉप। और इसके अलावा जो मेरे बाहों के जो मसल्स थे वो धीरे धीरे चल रहे थे। रॉकिंग सॉफ्ट, बहुत ही कोमल तरीके, सॉफ्ट एंड स्मूथ और मॉइस्ट इन वर्नल हीट। हल्का सा, थोड़ा सा, यद्यपि उन हाथों में पसीना भी दिख रहा था, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही कोमल तरीके से और धीरे धीरे मेरे मसल्स काम कर रहे थे। कुल्हाड़ी को जब उठा रहे थे तो वो जो मसल्स है उसकी रिपलिंग भी हो रही थी। और वो जो अजनबी था वो मेरे इसी एक्टिविटी को देख रहा था और शायद उसको लग रहा था कि मैं अपना काम करना छोड़ दूंगा, लेकिन मैं ऐसा था नहीं। आई वॉज नॉट गोइंग टू लीव माई वर्क। अगला है आउट ऑफ द वुड टू हल्किंग ट्रैम्प्स। और जंगल से कौन आए? कौन आए थे? दो विशालकाय, हल्किंग विशालकाय, ट्रैम्प्स अजनबी। जंगल से जो दो विशालकाय यानी अच्छे बॉडी बिल्डर जो अजनबी आए थे फ्रॉम स्लीपिंग गॉड नोज वेयर लास्ट नाइट। गॉड नोज, भगवान ही जाने कि लास्ट नाइट, अंतिम रात उन लोगों ने कहाँ पर बिताई थी, यानी अंतिम रात में शायद वो सोए थे या नहीं सोए थे, इसको भगवान ही जाने। बट नॉट लॉन्ग सिंस इन द लंबर कैंप। ठीक है, लेकिन अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, वो लंबर कैंप से ही आए हैं जहाँ पर लकड़ियों का काम होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो अभी अभी लंबर कैंप में अपना काम समाप्त करके आए। लकड़ियों की जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ शायद वो अपना काम करके फाइनल करके आए हैं। और दे थॉट, और वो सोचते थे, कौन? वही दोनों अजनबी सोचते थे, ऑल चॉपिंग वॉज देयर ऑफ राइट। उनको लगता था कि लकड़ियों काटने का जो काम है वो उनका ही एकमात्र अधिकार है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि हर काम हर कोई कर सकता है। तो और मैन ऑफ द वुड एंड लंबर जैक, और किसका काम है? उनको ऐसा लगता था कि जो लोग जंगलों में रहते हैं एंड लंबर जैक, और जो लकड़हारे होते हैं, शायद उन्हीं का वो केवल काम होता है। और दे जज मी, और वो मुझे जज कर रहे थे बाय देयर एप्रोप्रिएट रूल। और अपने अपने उचित औजार से वो क्या कर रहे थे? मेरा निर्णय ले रहे थे, जज कर रहे थे, एक्सेप्ट एज फिलो ऑफ हैंडल एंड एक्स। और वो देख रहे थे कि मेरे हाथों में एक कुल्हाड़ी है। और दे हैड नो वे ऑफ नोइंग फूल, लेकिन दे हैड नो वे, लेकिन उनका कोई अधिकार नहीं है नोइंग अ फूल, मुझे मूर्ख समझने का। अगर वो मुझे मूर्ख समझने का प्रयास कर रहे हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी फॉल्ट होगी फ्रेंड्स। क्योंकि किसी व्यक्ति को आप उसके वर्क से जज नहीं कर सकते हैं। ईच एंड एवरीबडी कैन डू एनी टाइप्स ऑफ वर्क। ओके, आइए देखते हैं। नथिंग ऑन आइदर साइड वॉज सेड। नथिंग ऑन आइदर साइड वॉज सेड। दोनों पक्षों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। न तो कवि ने कुछ कहा और न उन दोनों अजनबियों ने कुछ कहा। और दे न्यू, उनको मालूम था क्या? कि दे हैड बट टू स्टे देयर स्टे। उनको मालूम था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ वहीं ठहरना है, ठहरना है। एंड ऑल देयर लॉजिक, और उनके जो सारे तर्क थे ना, वुड फिल माई हेड। मैं उनके जो सारे तर्क थे, जितने सलाह वो दे रहे थे ना मुझे, वो मेरे दिमाग में भर गए थे। और एक तरह से आई वॉज टायर्ड ऑफ लिसनिंग देयर लॉजिक्स, देयर आइडियाज। मैं उनके आइडियाज से एक तरह से ऊब गया था। एज दैट आई हैड नो राइट टू प्ले। ठीक है, एज
I had no right to play with what was another man's work for gain. एक बात तो ये है कि I had no right, मेरा कोई अधिकार नहीं था, to play with, कि मैं खिलवाड़ करूं किसके साथ, with what was another man's work, उस चीज के साथ जो दूसरे लोगों का काम हो, फॉर गेन, जिससे उनकी कमाई होती हो। एक बात तो सही है। अब यहाँ पर कवि के विचार में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है और कवि कहता है कि मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी दूसरे के उस काम के साथ खिलवाड़ करूं जिस काम से उसको गेन होने वाला है, उसको बेनिफिट होने वाला है, उसको फायदा होने वाला है। उस काम को करने से मतलब मैं खिलवाड़ ना करूं। कभी का भी मानना है कि शायद ये काम ये लगड़हारे करते तो उनको 4 पैसे की प्राप्ति होती और उनका परिवार चलता। माई राइट माइट बिलो, मेरा अधिकार, माइट बिलो, मेरा अधिकार क्या है, माइट बिलो, कि मुझे प्रेम है। मेरा अधिकार केवल इतना है कि मुझे इस काम से प्रेम है। कौन सा काम, लकड़ी काटना, लकड़ी काटने का मुझे शौक है। कटिंग द वुड इज ओनली माई हॉबी, केवल मेरा शौक है। बट देयर वाज नीड, लेकिन उन लोगों के लिए ये उनकी ज़रूरत है फ्रेंड्स, ये उनकी ज़रूरत है। अगर मैं लकड़ी नहीं काटता हूँ तो मेरे परिवार पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा काम चल जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर वो लोग लकड़ी नहीं काटेंगे तो उनका परिवार नहीं चलेगा। एंड वेयर द टू एग्जिट इन ट्वेन, वेयर द टू एग्जिट इन ट्वेन देयर वॉज द बेटर राइट एग्रीड, और इसलिए वो लोग जो यहाँ पर आए थे शायद उनका बेटर राइट था, मुझसे ज़्यादा अच्छा अधिकार था। उन लकड़ियों को काटने पर जो अधिकार था वो किसका बेहतर था, वो अधिकार उसका था, किसका, उन दोनों लकड़हारों का। बट यील्ड हु विल देयर सेपरेशन, लेकिन कौन कौन अपना अधिकार छोड़े, मेरा प्रेम या उनकी जरूरत। माई ऑब्जेक्ट, और मेरा तो उद्देश्य था इन लिविंग इज टू यूनाइट, कि हम अपने प्रेम और अपनी जरूरत दोनों को एक करके, किसको, माई एवोकेशन, अपना जो एक तरह से एवोकेशन है, एंड माई वोकेशन, यानी अपना जो जरूरत है और अपना जो शौक है, उन दोनों को मैं एक करना चाहता था। अपने प्रेम को और अपने कार्य को मैं एक करके जो है काम कर रहा था। यानी वहाँ से मैं लकड़ियों को भी काट पा रहा था और इसके साथ ही साथ में अपना जो शौक है वो पूरा कर रहा था। यस, आई हैव कट द वुड। और एज माई टू आइज, जैसे कि मेरी 2 आँखें मिल करके एक दृष्टि बनाती हैं। क्या आप जैसे कहीं पर देखते हैं तो क्या एक ही आंख से थोड़ी देखते हैं, आप अपनी दोनों आंखों से उस चीज को देखते हैं। मीन्स 2 आंखें मिल करके एक दृष्टि बनाती हैं। उसी प्रकार से प्यार और जरूरत मिल करके जब आप कोई काम करते हैं तो काम ही बेहतर होता है। ओनली वेयर लव, और ओनली वेयर लव, और केवल जहाँ पर प्यार एंड नीड्स आर वन, और जहाँ पर जिस काम को आप प्यार से और अपना ज़रूरत समझ करके करेंगे। जैसे मैं टीचिंग करता हूँ तो टीचिंग को अगर मैं अपना शौक के साथ साथ सोर्स ऑफ इनकम दोनों जोड़ करके अगर करता हूँ तो निश्चित तौर पे वो काम ज़्यादा बेहतर होगा। एंड द वर्क इज प्ले फॉर मोर्टल स्टेट, और जो काम है नासमान लोगों का खेल है, नासमान लोगों का खेल है। यानी जो इस दुनिया में जो भी लोग आए हैं, जिन हर व्यक्ति को काम करना ही पड़ता है। इज द डीड यूर रियली डन, इज द डेड रियली डन, और वास्तव में हमेशा हमेशा वास्तव में क्या बिना उद्देश्य के कोई कार्य किया गया है। फॉर हेवन एंड फ्यूचर सेक, आप जो है
एक तरह से हेवन एंड फ्यूचर सेक, मतलब ईश्वर आप अपने भविष्य को बनाने के लिए, आप अपने भविष्य को बनाने के लिए और ईश्वर के लिए आप मिल करके दोनों प्रकार के काम करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट थी और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कहीं किसी प्रकार की त्रुटि है तो क्षमा करिएगा। और मैंने अपना आपको सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है, और आगे जो भी कमियां होंगी उन पर भी और इम्प्रूवमेंट होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस वीडियो को मैं फिनिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।